देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग एक बात जो हम जान चुके हैं वो ये कि जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है लाइट उसी में नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, और अगर रेयर मीडियम है तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। हम केवल लाइट रे को ड्रॉ करके पूरी पिक्चर समझते हैं। अच्छा, अब ना हमें इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज समझनी है, जैसे कि अगर ये मीडियम 1 मीडियम 2 कोई भी हो सकता है, ये एयर या वाटर कोई भी, ठीक है। लाइट इंसिडेंस करती है और ये नॉर्मल, ठीक है। अगर ये मीडियम डेंसर है तो ये इस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन एंगल, और ये इंसिडेंस। अच्छा, इसको बेंड करने का काम किसने किया? इस मीडियम की प्रॉपर्टी ने, इस मीडियम के इस मॉलिक्यूल्स ने, जो इसको रीएब्जॉर्ब एमिट सब चीजें करते हैं। इसको जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखेंगे? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर इस तरह से सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमें स्नेल्स लॉ के बारे में एक इंफॉर्मेशन देगा जो साइन आई अपॉन साइन आर के बारे में बताएगा। अच्छा, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी तो हमें बस इसको पढ़ना सीखना है ताकि इस पर जुड़े हुए सारे के सारे काम कर सके हम, और ये हमें आना चाहिए। देखिए कैसे इसको करना है। जिस मीडियम में लाइट बेंड होती है उस मीडियम के बेंड करने की पावर पहले के रेस्पेक्ट में ही जानी जाएगी, और पहला वाला जो फर्स्ट मीडियम है उसमें कितनी पावर है, उसका रिफ्रैक्शन कितना इंडेक्स रखता है, उसको और इसको, इन दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको हमें समझना है। और इसी को हमने कैसे पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो मोड़ता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे, और जिसमें से लाइट होकर आती है फर्स्ट मीडियम से। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। नाउ टेल मी कि कौन से मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है? तो आंसर है कि थर्ड वाले मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है। लाइट कहां से आई है? सेकंड मीडियम से। अच्छा, और ये क्या बताता है? रिफ्रैक्शन कहां हुआ है? ग्लास में। लाइट कहां से आई? एयर से। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा रीड करने का एक पैटर्न। अच्छा, ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये सी, इसका नाम सी आर देते, और ये ए आर। यहां पर एक रिलेशन बनाना है हमें। देखो कैसा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट will be sin I divided by sin R. Now see, sin of I, ये एंगल कौन सा है? तो ये एंगल बनेगा एंगल इसको हमें P नाम देते, चलो इसको Q, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा बनेगा? PBC। तो आई वाला एंगल कौन सा है? एंगल PBC। फिर से जो एंगल सेंटर में है हम उसी को एंगल में कंसिडर करते हैं।
इसीलिए एंगल कौन सा है, पी बी सी या फिर सी बी पी, दोनों एक ही बात है। दोनों के दोनों में एंगल जो बी है वो सेंटर में आता है और वो किसको दिखाता है, आई को, इंसिडेंस को। अच्छा नेक्स्ट, साइन ऑफ आर, आर किसको बताएगा, क्यू बी सी आर। तो साइन ऑफ क्यू बी और सी आर। अगर यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का रूल लगा दें, एक मिरर यहां पर अगर हम लगा दें या फिर वहां से लाइट को सेंड करते हैं इस तरफ, इस मिरर को लगाने से क्या हुआ, इसको ऐसे सेट किया जाएगा कि इसकी जो मिरर की नॉर्मल है और जो इंसिडेंस है वो एक ही एंगल में हो। अगर इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही एंगल में है, 0 डिग्री एंगल, तो लाइट भी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए पीछे जाएगी। ये पीछे। अच्छा अब क्या हुआ, अब रिफ्रैक्शन किस में किया जाएगा, फर्स्ट मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सो रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, साइन ऑफ आई, इसमें इंसिडेंस एंगल अब ये बनेगा, ठीक है। कितना इंसिडेंस है, क्यू बी सी आर, साइन ऑफ क्यू बी सी आर, ठीक है। फिर से देखो एक बार, अगर इंसिडेंस ये बन जाएगा इसके लिए, तो क्यू बी सी आर ये एंगल इसको दिखलाएगा, जब हम रिवर्सिबिलिटी के रूल को पढ़ रहे हैं। जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल अब ये बन जाएगा, कितना होगा, पी बी सी। और अगर हम इस वाले को या इस वाले को ध्यान से समझें तो ये आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ21 जो ये मीडियम है इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्यू बी सी आर। जो एंगल ऊपर है उसको मैं इसके डिवाइड में लिख रहा हूं 1 करके, साइन ऑफ पी बी सी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, असल में ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, रिवर्स थे, और जब ऐसा कहीं भी रिलेशन मिले उसको 1 अपॉन में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो एंगल ऊपर है 1 लगाकर इसको इसके डिवाइड में ले लो, तो ये ऊपर ही कंसीडर किया जाएगा। और अभी ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन इन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स 1 अपॉन इसको μ12, रिफ्रैक्शन इन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और ये रिलेशन पहले भी देखा है 10th में, और ये रिवर्स होता है, ये रिवर्स होता है। इसमें सेकंड में हुआ रिफ्रैक्शन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसमें फर्स्ट में हुआ सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो एक दूसरे का रिवर्स। हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग है कि रिफ्रैक्शन सेकंड में हो रहा है बस, और लाइट कहां से आ रही है, फर्स्ट से, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन जान के रखना ताकि हम आगे इसको समझेंगे, क्योंकि इसका आगे काम आएगा भी, ठीक है। ओके सो अब इसको हटा के हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया। अब मीडिया का क्या काम है यहाँ पर, मीडिया मीन्स कई सारे मीडियम, ये मीडियम का प्लूरल। अच्छा, एक लाइट को अगर हम इस पर इंसिडेंस कराते हैं,
तो इसका रूल क्या है कि जो मीडियम डेंसर है लाइट वहां बेंड हो जाएगी, तो लाइट ये इधर बेंड हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अब यहां पर फिर से लाइट को बेंड होना है। कौन सा मीडियम डेंसर होगा वो तो पता लग जाएगा एक्सपेरिमेंट से। वैसे हमें कुछ बातें याद भी रखनी है कि ग्लास डेंसर होता है वाटर के रिस्पेक्ट में। अगर ये एंगल इंसिडेंस है तो लाइट फिर यहां जाएगी, तो यहां जो एंगल बनेगा ये छोटा सा रिफ्रैक्शन, अब लाइट यहां जाएगी। अच्छा, एक बार फिर से, I और ये R1, और जो इसी मीडियम में है रिफ्लेक्शन वो भी R1 रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले मीडियम में जो ये R1 है एक ऊपर वाला, ये इंसिडेंस है असल में जो यहां पर बनेगा। ये वाला रिफ्रैक्शन है तो इसको R2 नाम देते हैं, R2। और यहां जो बनेगा ये भी R2 रहेगा, और ये वाला I। ठीक है, रिफ्रैक्शन इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन फिर वो बाद में आई नहीं हो जाएगा, वो R2 ये दूसरा वाला। हाँ, ये I2 है, इंसिडेंस ही है ये इंसिडेंस है इसके रिस्पेक्ट में, और ये रिफ्रैक्शन है, बट इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल सेम मीडियम में होते हैं वो सेम बनते हैं। इसीलिए मैंने इस वाले इंसिडेंस को मैंने इसी का एंगल नाम दिया है रिफ्रैक्शन, बट ये इंसिडेंस है। फिर से एक बार रीड करता हूं, इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव, इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव, इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव। लेकिन जो एंगल सेम मीडियम के होते हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी वही नाम दिया है। ठीक है, अच्छा, इसको मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। एक बार मैं यहां लिखता भी हूं, जो ये एंगल R1 है वही कौन है, इंसिडेंस फॉर द सेकंड मीडियम, इंसिडेंस इन सेकंड मीडियम ये। अच्छा, जो R2 है वो इंसिडेंस है फॉर थर्ड मीडियम, और जो ये I है, ये वाला I, ये रिफ्रैक्टेड है। बट फिर भी सेम मीडियम का एंगल है इसलिए वो सेम आएगा। एक बार इस कहानी को देखते हैं, रिफ्रैक्शन इन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू साइन ऑफ I, साइन ऑफ R1। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन इन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अच्छा, इस वाले और इस वाले मीडियम का पेयर देखते हैं। यहां पर इंसिडेंस ये है जो कि R1 है, रिफ्रैक्टेड कौन है यहां पर, ये R2। इसमें जो इंसिडेंस है वो R1 था। अच्छा, फिर से थर्ड, रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, साइन ऑफ इंसिडेंस, इसमें इंसिडेंस ये बनेगा R2, और रिफ्रैक्टेड ये बनेगा साइन ऑफ I। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको देखिए फिर मैं आगे कराता हूं। समझाओ फिर से एक बार। ठीक है, एक बार और, ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड R1, फिर सेकंड से थर्ड में जब आएंगे तो R1 ही इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड कौन है, ये वाला R2। ठीक है, R2। फिर थर्ड और फर्स्ट में देखेंगे तो इंसिडेंस R2 है और रिफ्लेक्टेड I वाला। अब ना इन तीनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन ऐसा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 2 1 3 2,
और ये रिफ्रैक्शन इन 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है, साइन आई अपॉन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 फिर से 1 3 के लिए साइन R2 साइन I1 साइन R2 साइन I1 आई, ठीक है। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2, साइन I से साइन I, सब डिवाइड हो गया और हमारे पास फाइनली 1 बचा। ये और ऐसे में एक और चीज, ये इसको निकालिए, या किसी को भी निकाल सकते हो आप, किसी एक को भी पिकअप कर सकते हो, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। मैंने इसको कर दिया। अगर हम इसको रखते हैं यहां पर तो बाकी सारे के दोनों ये डिवाइड में आ जाएंगे, 2 1 1 3। और अभी एक रिलेशन से हमने ये देखा कि इसको या इसको हम इसका रिवर्स लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन इन 3 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये अगर सेम छोड़ें तो ये सेम रहेगा ऐसे। रिफ्रैक्शन इन 3 विद 1, 2 विद 1। और एक बात और, अगर हम म्यू ये रिफ्रैक्शन इन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट मीडियम एयर होता है तो उसको हम नहीं लिखते कभी कभी। फिर से अगर लाइट मान लीजिए एयर से कोई दूसरे मीडियम में आती है तो क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन सेकंड में हुआ, लाइट आई थी 1 से, और ऐसे में हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये या तो ये हो गया, या तो 3 1 हो गया, या फिर 4 1 हो गया। बस लाइट अगर फर्स्ट मीडियम से आती है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट हमने नाम दिया है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको 1 नहीं लिखते, तो चाहे तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और ना इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ भी चुका है, और ये 10th में ही आ चुका है अभी इसी साल, कि इस तरह से गिवन था पेयर, उसको उस तरह से डिवाइड में लिखना था। ऐसे लिखने में क्या फायदा है? तो देखिए, जितनी भी लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से। अगर हमसे पूछा गया कि ये एयर है, ये वाटर है, गिलास है, तो चलो एक काम करो, रिफ्रैक्शन इन ग्लास निकालो। इसको मैं एक तरह से लिखता हूं, और रिफ्रैक्शन इन ग्लास, थर्ड मीडियम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्शन इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्शन इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये ज्यादा बढ़िया तरीका होता है लिखने का। ऐसा क्यों? ग्लास में रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट कहां से आई? वाटर में से। अब वाटर में घुसने के बाद हम 10 बार एक्सपेरिमेंट करें, 100 बार करें, ये पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है कि वाटर में से हम रिफ्रैक्शन करें। हम जहां रहते हैं वो एयर है, तो एयर में से रिफ्रैक्शन करना बड़ा आसान होता है। एक ग्लास लिया, उसको अलग से रिफ्रैक्शन कराया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर लिया। एयर में है, वाटर में कराया, उसको मेजर कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, हमें इसमें बिना एक्सपेरिमेंट किए वैल्यू निकल गई। तो बिना वाटर में जाए आप ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वरना ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन बोलता है? ये कहेगा कि ग्लास में पता करो, लेकिन लाइट आपको वाटर में से डालनी है, तो वाटर में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो ग्लास रखने के बाद, और वैल्यू निकालो। तो ऐसे करने से अच्छा है कि एयर में रहते रहते ग्लास का लिए चेक कर लो, वाटर के लिए चेक कर लो, और दोनों का रेशियो कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर, बिना आपको पानी में जाए।
इसीलिए उस रिलेशन को समझ लेना है हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम है, तो इस चीज को ऐसे समझना है हमें। इसकी एक यूटिलाइजेशन जो मैंने आपको अभी बताई कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली किसी दूसरे मीडियम में एंटर करना जरूरी नहीं है, आप उसको एयर में से कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैं 2 मिनट रुकता हूं अभी। ओके, सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसकी पिक्चर समझ में आ रही है कि ये इंसिडेंस रे इस ग्लास स्लैब में क्या खास है कि इसकी दो जो अपोजिट सरफेस होती हैं वो पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं होती ना तो हमें एक डिफरेंट केस पढ़ना पड़ जाता। खैर, पैरेलल है तो हाँ, ये नॉर्मल और ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो इंसिडेंस, देन लाइट इस मीडियम को डेंसर मानकर ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो एक एंगल ड्रॉ होगा इधर, ये यहां से ये इधर मुड़ जाएगी। एक खास चीज और, अगर ये नहीं मुड़ती तो ये पूरा एंगल क्या होता, ये पूरा एंगल इंसिडेंस होता है ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एंगल इतना बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, नहीं, यहां से बनाओगे तो उतना ही बड़ा बनेगा। शर्त ये है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो देखो, जब कोई लाइट ऐसे आई एक ऐसे आएगी, तो अगर मैं एंगल यहां बनाऊं एक यहां बनाऊं तो बड़े छोटे को नहीं, इनकी प्रॉपर्टी कि वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा एंगल इंसिडेंस होता। अब अगर रिफ्रैक्टेड ये है तो ये छोटा पार्ट क्या होगा, I माइनस आर, है ना, कि टोटल इंसिडेंस में से इतना एंगल काट देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, ये जो लाइट ये वाली है, ये कौन से इसका ओरिजिनल रास्ता, विदाउट ग्लास स्लैब वो यहां आती लाइट, लेकिन अभी ग्लास स्लैब लगाया तो वो यहां पर आ रही है। इसीलिए ये जो डिस्टेंस है इसकी, लाइट क्या कर गई, लाइट यहां से यहां पर शिफ्ट कर गई। ये ऐसी होगी पिक्चर कि अगर एक ग्लास स्लैब में हम लेजर लाइट से पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ग्लास स्लैब से पिक्चर पहले यहां आएगी, मैं ग्लास स्लैब हटाऊंगा पिक्चर यहां आ जाएगी, लगाऊंगा वापस यहां, फिर यहां, तो ये शिफ्ट कर रही है अपनी पोजीशन को। और इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरली क्यों, तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। जो लाइट है ना असल में वो साइड टू साइड डिस्प्लेस कर रही है, इसलिए इसका नाम लैटरल है। अगर ये ऊपर और नीचे मूव करती तो इसका फिर नाम कुछ और होता। तब हम कुछ भी अपने मर्जी से नाम जोड़ लो, लैटरल साइड टू साइड के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे नाम दे देते हम, बट अभी ये लैटरल है। अच्छा, ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखी है और वही यहां पर बनाए तो वो ऐसे बनेगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक नाम देते हैं, लेट्स वी से इट इज आर।
और ये जो आर है ये इस तरह से बनेगा कि जो ओरिजिनल रास्ता था और जो अभी लाइट निकली है एमरजेंट, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर। इस फिनोमिना के लिए हमें समझ में आता है कि लाइट कहां जाएगी, एमरजेंट एंगल यहां बनेगा। लेकिन ना इसकी मैथमेटिक्स समझनी है हमें। किसके लिए? वो इसके लिए कि अगर थिकनेस ज्यादा हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या इंसिडेंस एंगल अलग हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन सबसे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये हमें समझाएगी मैथमेटिक्स। और इसको समझना इस तरह से है, साइन ऑफ आई माइनस आर, ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर। और इसी को क्यों लिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला केस क्यों नहीं लिया, उसको भी कंसिडर कर सकता हूं। लेकिन अभी मुझे जस्ट ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं ये निकाल लूं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा उसकी कैलकुलेशन में कहीं भी ये नहीं आएगा पार्ट। मैं पहले वही लेने की सोच रहा था, फिर दिमाग में आया कि वो तो एंगल का रेशियो है, और एंगल के रेशियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहां से आती है, इसलिए मैंने दिमाग से तुरंत उसको हटा दिया और फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर लिया। ये जो ट्रायंगल है जिसमें से मैंने ये लिया है वो ट्रायंगल कौन सा, बी सी आर। ट्रायंगल बी सी आर में से मुझे क्या चाहिए, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं अपनी मैथमेटिक्स को लगाता हूं। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता, एंगल का रेशियो, तो मैं वो पुट करता, और गलत तो वो भी नहीं होता, वो भी सही है, और जो मुझे चाहिए उसके लिए ये सही है। तो साइन का एंगल क्या बोलता है, परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर क्या है, सी आर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे 90 बेस है, लेकिन ये वाली हाइट, ये साइड हाइपोटेनियस, तो बी और सी। अच्छा, दूसरा केस कॉस ऑफ आर। अच्छा, अभी कॉस भी क्यों लेना है मुझे, इस बारे में सोचना है। ये जो सी आर है ये हमारे पास क्या है, इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मुझे थिकनेस के अकॉर्डिंग देखना है, थिकनेस के अकॉर्डिंग कि इसकी शिफ्ट में कितना डिफरेंस आएगा, और थिकनेस मुझे केवल ये वाली हाइट देगी, ये साइड। तो इसी के लिए मैंने एंगल जो उठाया मैंने वो कॉस उठाया मैंने, क्योंकि इसके थिकनेस को इन्वॉल्व करने के लिए वो कॉस का ही एंगल है जो यहां से मुझे दे सकता है। क्यों, एंगल ऑफ आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार मुझे बेस चाहिए आर के रिस्पेक्ट में, जो ये आर है मुझे बेस चाहिए, इसलिए मैं इसको पिकअप करूंगा। पहले परपेंडिकुलर चाहिए थी मेरे को, तो मैंने वो ले ली परपेंडिकुलर साइन के लिए, और अब मुझे बेस चाहिए तो कॉस लूंगा मैं, और कॉस में भी कौन सा एंगल, आर। सो बेस इज योर थिकनेस और हाइपोटेनस सेम बी सी। दोनों से बी और सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी। सो फर्स्ट सेकंड, वहां से कितनी आएगी, इसको उधर, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, तो सी आर साइन ऑफ आई माइनस आर। यहां से निकालेंगे तो टी डिवाइडेड बाय कॉस आर, इसको उधर और ये नीचे। अब दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, इसीलिए सी आर साइन आई माइनस आर, थिकनेस, और ये कॉस आर। और मुझे थिकनेस चाहिए, सो मेरे को अपना आंसर मिल गया। सी आर इसकी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको सी आर ले देता हूं मैं, कॉस आर और साइन ऑफ आई माइनस आर, ऐसा कुछ। ओके, फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू चेक इट। रिलेशन मुझे याद नहीं है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, चलिए, थिकनेस ठीक है, इतनी है हमारे पास। और ये किस बात पे डिपेंड करेगी, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लो। इसमें
जो इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इन पर डिपेंड करेगी क्या? नहीं। थिकनेस किस पर डिपेंड करती है? ओनली ऑन ज्योमेट्री, कि हमने कितनी ज्योमेट्री ली है, उसकी मोटाई कितनी है, वो किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करती। जो डिपेंड करने वाली चीज है वो कौन है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये कितनी होगी? ये होगी साइन आई माइनस आर इंटू टी अपॉन में कॉस आर। हाँ, ये पूछ सकते हो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगी थिकनेस पे, दूसरा एंगल्स पे। ठीक है, अब इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी। कैसे? थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, शायद किसी और बात पे भी डिपेंड करे। ओके, सो लेट्स वी सी। ये जो साइन आई माइनस आर है, इसको हम साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये रिलेशन याद है? मैं एक बार लिख दूं। जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन के लिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ओके, यहां से रिलेशन में साइन ए पे आई, ठीक, कॉस बी माइनस का आर है, लेकिन कॉस इवन फंक्शन होता है, उसमें अगर हम कॉस माइनस का आर पुट करेंगे सो इट विल बी कॉस आर। जानते हो कैसे? ठीक है, बता दो इसको एक बार। ठीक है, देखो, इस यूनिट सर्कल में जब हम यहां मूव करते हैं एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव एंगल है, और जब यहां आते हैं तो वो नेगेटिव एंगल है क्लॉकवाइज। ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब देखो, अगर हम यहां से एंगल को बढ़ाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो बेस को देखो कैसी है, बेस अभी भी पॉजिटिव है, और जब नीचे की तरफ आएंगे इधर, तो भी बेस कैसी है? पॉजिटिव, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेस अभी भी पॉजिटिव है जब नीचे आओगे चाहे ऊपर जाओगे, इसीलिए इस वाले में एंगल आप माइनस का भी लोगे नीचे की तरफ तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन बाकी अदर एंगल्स इसका रिवर्स भी पॉजिटिव देता है, कॉस और सेक। साइन और टेन ये माइनस हो जाते हैं। साइन में क्या है? परपेंडिकुलर, इधर गए तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, नीचे आए तो परपेंडिकुलर नेगेटिव। इसलिए जब हम अगर मान लीजिए कि साइन माइनस आर होता तो इसका आंसर माइनस साइन आर होता, क्योंकि अगर एंगल नेगेटिव लेते हैं इधर तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, जो कि नेगेटिव में आ गई। टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दोनों केस में पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर डिसाइड करेगी टेन पे कौन सा साइन आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे? ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। इसलिए इसको और इसके रिवर्स को छोड़ के बाकी सब एंगल माइनस के होते हैं। आए समझ में? ओके, आगे करते हैं। कॉस ऑफ आई, ठीक है, साइन ऑफ माइनस आर, अगर माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल। ओके, नाउ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी। कॉस ऑफ आर, इसमें जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इधर है, उस मीडियम के अंदर। इनको कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इनको रिमूव कर देते हैं हम। कैसे करेंगे इसका रिलेशन हम जानते हैं। जैसे कि साइन आर, आर को हम और साइन ऑफ आई, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना इजी होता है। कैसे होता है इजी, इसके लिए एक बार और आगे देखेंगे कैलकुलेशन, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है। कैसे है डिस्कस करते हैं अभी। तो साइन ऑफ आर कितना हो गया?
μ21 टाइम्स साइन ऑफ आई, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस आर, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन स्क्वायर आर की बात करें वन माइनस μ21 स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर आई, ये हम इधर प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स वी सी क्या होता है। कराओ, नहीं जब भाई वीडियो देखो तभी आएगा सही से। फिर से बताता हूँ मैं। ओके ठीक है, इसको फिर से बताता हूँ मैं, इसको पॉज कर दो। हाँ बताओ। हाँ, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ आई μ21। इसको इधर भेजेंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको ठीक कर लेते हैं। स्क्वायर में, ठीक है। अब कोई रिलेशन में गड़बड़ी नहीं, ठीक है। सब ओके है, अब आगे करें। ठीक है, थोड़ा सा रुको आर्यन। ठीक है, एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ आराम से, ठीक है, टाइम लो अपना। ये कैसे किया वो भी देख लेना एक बार। वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, टी मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर लिख दिया। इसको रटना मत कोई भी, बस देख लो क्यों लिख रहे हैं, किसको क्यों हटा रहे हैं। इसमें से आर वाला इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो कैलकुलेट करना, इसलिए इसको इंसिडेंस एंगल आई μ21, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा। कोस आर कर देते हैं ना, आर को हमें हटाना है, आर को रिमूव करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई μ21 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय μ21 स्क्वायर। और इस μ21 स्क्वायर को हम बिना स्क्वायर के भी लिखें तो हमारा काम ऐसे बन जाएगा। तो रूट में केवल ये बचेगा और यहाँ पर μ21 रिवर्स करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, इसको लिखते हैं एक बार। So final relation CR equals T of sin I 1 minus cos I root μ21 square minus sin square I। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन है। अब इसके आगे हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। देखो, दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, lateral displacement. Now see, ये जो lateral displacement है किस पे डिपेंड करती है। नंबर 1, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी lateral displacement उतनी ज्यादा होगी। एक केस लगा लेते हैं, चलो पहला केस, अगर हम इंसिडेंस एंगल को 90 के अप्रॉक्स ले जाते हैं तो क्या होगा। 90 के अप्रॉक्स ले जाने पर साइन 91, तो सी आर इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस कॉस 90 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, केवल 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी स्लैब की थिकनेस है उसके इक्वल आ सकती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या इसकी थिकनेस को एक्सीड कर सकती है, तो आंसर है नहीं। और एक बात, तो जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पहला। नंबर 2, हम जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे
ये एंगल बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एंगल बढ़ाने पर आई इंक्रीज करेंगे तो थिकनेस सी आर डिक्रीज। दूसरा अभी हमने डिस्कस किया था कि थिकनेस बढ़ाएंगे सी आर इंक्रीज। नंबर 3, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन होना है उसको पावरफुल कर देंगे तो क्या होगा? इसको पावरफुल करेंगे बहुत ज़्यादा, और अगर ये मीडियम ज़्यादा पावरफुल है तो ये फैक्टर जो पूरा का पूरा है ये 1 से कम आएगा कुछ। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जितना कम आएगा फैक्टर माइनस होने के बाद 1 में से उतना ही कम अपॉन में 0 वाला करेंगे। तो 1 माइनस, जैसे कि μ/1²। अब एक पल को मान लेते हैं sin 30 हाफ होता है। ठीक है, सो cos 30√3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और साइन स्क्वायर हाफ। स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करेंगे हाफ का 1/4। इसको सॉल्व करेंगे पूरा फैक्टर तो कितना आएगा? 36 - 1 35/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो √3/2, 4 ऊपर 35 नीचे। सो 2√3/35। नहीं तो रूट भी तो है ना नीचे में। हाँ, इसका रूट भी था। खैर, इसकी कैलकुलेशन एक बार करके देखना तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं इस बार पढ़ देता हूं इसमें। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब, अगर हम स्लैब को इंक्रीज करेंगे, मतलब स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम का, इसको इंक्रीज करेंगे तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी एक बार करके देखना। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा। वैल्यू लेके देखना न्यूमेरिकल पे एक्सपेरिमेंट, उसमें से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट एक बार जरूर करेंगे कि किस किस पे डिपेंड करती है। इस पे तो करेगी, साफ साफ दिखता है। दूसरा, एंगल बढ़ाएंगे उस पर भी करती है, लेकिन तीसरे वाले में ये करके देखना कि जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ ओवर होता है हमारा। फिर एक टॉपिक बचेगा हमारा एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करते हैं।